हेलो गाइस, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क डन। वर्क डन के बारे में हम आज बात करना शुरू कर देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको 9th स्टैंडर्ड में हुई है, व्हाट इज मीन बाय वर्क डन। सो अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोर्स लगा देता हूं F, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट S मैंने बता दिया, सपोज जो F वेक्टर है और S यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा पकड़ा मैंने, तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे यहां पे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो वर्क डन है वो वर्क डन होता है F बार और S बार के बीच का रिलेशनशिप। वर्क डन जो होता है वो F बार और S बार के बीच का रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है F बार और S बार के बीच का? तो अगर F और S के बीच में अगर थीटा एंगल मैं कंसिडर करता हूं तो मैं F का वो कंपोनेंट पकड़ूंगा जो S के डायरेक्शन में है। देखो समझ लो ठीक से, F का वो कंपोनेंट, अगर F ये है तो F का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा F cos थीटा, और ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा एंगल कंपोनेंट F sin थीटा, बिकॉज मुझे पता है जिसके साथ एंगल पता है दैट कंपोनेंट इज cos थीटा कंपोनेंट। इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू F S cos थीटा। गेटिंग द पॉइंट? F S cos थीटा। मैंने क्या किया, S की डायरेक्शन में F का कंपोनेंट लिया, S की डायरेक्शन में F का कंपोनेंट लिया, वही कंपोनेंट कंसीडर करूंगा जो S की डायरेक्शन में है, बिकॉज वही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो विच विल बी इक्वल टू F बार डॉट S बार, यानी वर्क डन इज इक्वल टू F बार डॉट S बार। ये आपको हो चुका है ऑलरेडी, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में हमने बात की थी। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा उसके आगे जाएंगे। पहली बात यह है कि यहां पे डिफरेंट 3 टाइप के या फिर 3 नेचर के वर्क डन होते हैं। नेचर ऑफ वर्क डन अगर हम कंसीडर करना शुरू कर दें, सो नेचर ऑफ वर्क डन 3 टाइप के वर्क डन होते हैं। पहला वर्क डन होता है पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा होता है निगेटिव वर्क डन, ठीक है, एंड तीसरा होता है जीरो वर्क डन, ठीक है ना। तो तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वर्क डन। व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव वर्क डन? अगर मैं ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में खींच रहा हूं, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, अगर उसी डायरेक्शन में, देखो समझ लो ठीक से, अगर उसी डायरेक्शन में, यानी अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट, अगर इस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है और उसी डायरेक्शन में अगर F का कंपोनेंट आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव वर्क डन करते हैं। रफली अगर बोला जाए, अगर थीटा इज एक्यूट, ठीक है ना, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब, अगर एक्यूट एंगल, इसका मतलब S इस डायरेक्शन में है और F cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में है और F cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्क डन। यानी अगर इसका एग्जांपल देखना शुरू कर दे तो हम लोग की, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट जो होगा, उस ऑब्जेक्ट पे ये वाला जो फोर्स होगा, वो फोर्स कौन सा वर्क डन कर रहा है? पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। दूसरा निगेटिव के बारे में बात करते हैं। निगेटिव वर्क डन के लिए, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस, ठीक है ना, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना, थीटा अगर ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है लेकिन मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। अगर ऐसे हो रहा है तो जो भी वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, बिकॉज अब इस F को अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो एक जो कंपोनेंट होगा वो एग्जैक्टली F cos थीटा, जो कंपोनेंट होगा वो F cos थीटा एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ S होगा। F cos थीटा विल बी इन द एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ F, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होगा? निगेटिव वर्क डन होगा। इसे कहा जाता है निगेटिव वर्क डन। सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। और तीसरा होता है जीरो वर्क डन। अब मुझे पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू F S cos थीटा, तो जीरो वर्क डन कब हो सकता है? व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड, जीरो वर्क डन विल बी देयर।
नो डिस्प्लेसमेंट देन ऑल्सो जीरो वर्क डन विल बी देयर। यानी अगर सपोज एक बड़ी दीवार है, दीवार को आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स बहुत ज्यादा लगा लेकिन दीवार हिली जगह से तो नहीं हिलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। सो इस केस में भी वर्क डन जीरो है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और वो केस क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे भी वर्क डन इज इक्वल टू जीरो होता है। सो व्हाट इज मीन बाय थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री? यानी अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर करूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, लेकिन उस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो सेंट्रीपिटल होता है। तो ये हमेशा जो होता है 90 डिग्री होता है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है ना, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये क्या होता है? वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड एज जीरो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ये जीरो वर्क डन। अब ये तीनों जो केसेस हैं, इन तीनों केसेस को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तीनों केसेस को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। सो सिंपल सी बात है, अब समझो सपोज एक आदमी है, ठीक है, और ये वाला जो आदमी है ना, इसने एक बॉक्स उठाया और अपने सर पे ले लिया। ठीक है ना, एक बॉक्स उठा के उसने अपने सर पे ले लिया। देखो क्या किया उसने, बॉक्स नीचे था, नीचे से उठा के उसने सर पे ले लिया। वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय मैन, वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय मैन। तो हुआ क्या, उसने फोर्स भी ऊपर वाली डायरेक्शन में अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर वाली डायरेक्शन में अप्लाई हुई। सो फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, ठीक है ना, उसकी वजह से वर्क डन जो हुआ, वर्क डन इज पॉजिटिव। यानी जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है मैन, उसने जो वर्क डन किया वो पॉजिटिव है। दूसरी केस अगर कंसिडर करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसने कौन सा वर्क डन किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाली डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो फोर्स नीचे वाली डायरेक्शन में है लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर वाली डायरेक्शन में गया, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। तीसरी केस, ये अगर सर पे ये बॉक्स लेके सपोज 10 मीटर इस तरफ चला, यानी ये वाला जो बॉक्स है उसकी डायरेक्शन, उसका मूवमेंट किस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है। दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी जब वो आदमी जो है वो अगर उस ऑब्जेक्ट को लेके सर पे लेके अगर चल रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ठीक से, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो, क्योंकि अब ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। सो दीज आर द थ्री केसेस इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमें पता था, ये हम कर चुके हैं लास्ट ईयर भी, ठीक है ना, 9th-10th स्टैंडर्ड में भी हमारा हुआ है। इस लेक्चर इस साल हम थोड़ा सा अलग देखने वाले। हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट जो था, ऑब्जेक्ट को जब फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का पाथ ये हुआ, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का पाथ ये हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट था पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। फिर यहां पे था, यहां पे आ गया सपोज, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। ठीक है, मैं विद डायरेक्शन दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पे था, उसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। सो द थिंग इज कि हर टाइम डिस्प्लेसमेंट अलग आ रहा है, तो हर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अगर अलग है तो बेसिकली एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गोइंग टू बी डिफरेंट, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गोइंग टू बी डिफरेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने छोड़ दिया तो भी अगर ये पाथ ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट पे कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है विच इज वेरिएबल, ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स काम कर रहा है विच इज वेरिएबल। तो हर एक पॉइंट पे अगर एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बदल रहा है, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी अगर बदल रही है, इन दैट केस वर्क डन इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डीएल बार। डीएल यानी ये वाला इंस्टेंटेनियस, सो इंस्टेंटेनियस वर्क डन ये होता है डीएल। सो इंस्टेंटेनियस वर्क डन इज इक्वल टू एफ बार डॉट डीएल बार, एफ बार डॉट डीएल बार। या फिर कुछ कुछ बुक्स में ये क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी आर बार दिया हुआ है, कंसिडरिंग डी आर बी द चेंज इन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजिशन। ठीक है ना, सो डी आर बार एंड एफ बार दिया गया है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ कॉस थीटा
इंटू डी आर, ठीक है ना। सो ये होगा वर्क डन इन द केस ऑफ वेरिएबल फोर्सेस। इन द केस ऑफ वेरिएबल फोर्सेस आपका क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। अगर सपोज जो डी आर बार है आपको, अगर डी आर बार ऐसे दिया जाता है, डी आर बार इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, अगर ऐसे दिया जाता है, इन दैट केस वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कॉस थीटा इंटू डी एक्स आई कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई कॉस थीटा डी वाई जे कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड कॉस थीटा इंटू डी वाई सॉरी डी जेड के कैप। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वर्क डन इफ, ठीक है ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्मेट में दी गई है, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में दी गई है तो यू हैव टू गो विद दिस, या फिर यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ एफ एस कॉस थीटा डी एक्स के बजाय आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एफ बार डॉट डी एक्स बार, ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना, इस केस में, ठीक है ना, इस केस में। सो दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। इस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट, अगर आपको दिया जाता है कि ये सपोज डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है एंड वाई एक्सिस पे अगर फोर्स ग्राफ दिया गया है, ठीक से देखना, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ओके। सो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे अगर फोर्स दिया हुआ है, तो वट एवर बी द ग्राफ गिवन, एरिया अंडर दैट ग्राफ गिव्स यू द टोटल, देखो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द टोटल वर्क डन। ये क्या देता है आपको, वर्क डन देता है। एरिया अंडर द एफ इंटू एस ग्राफ, एरिया अंडर एफ वर्सेस एस ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के अंडर का एरिया जो होता है वो आपको वर्क डन देता है, ठीक है ना। सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, ठीक है ना, एफ एस ग्राफ, या फिर उसको क्या कहा जाता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर का एरिया आपको क्या देता है, वर्क डन देता है, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक से समझ लो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है ना। सो कंजर्वेटिव फील्ड मीन्स द फील्ड क्रिएटेड बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, फील्ड क्रिएटेड बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना, फील्ड क्रिएटेड बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। व्हाट इज मीन बाय फील्ड क्रिएटेड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कौन से फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी ऐसे फोर्सेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोज फोर्सेस विच आर एबल, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी दोज फोर्सेस विच आर एबल टू क्रिएट अ फील्ड और पुट द पोटेंशियल एनर्जी इनटू द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी कंसिडर्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, विदाउट क्रिएटिंग एनी कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है, बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट किए वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है। तो ये कैसे होता है, सो इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर फील्ड फोर्सेस कहा जाता है। दूसरा एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। दिस इज द ओनली फोर्स विच इज कंजर्वेटिव फोर्स बट कॉन्टैक्ट फोर्स। वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कंजर्वेटिव है लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है स्प्रिंग का, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं उनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि व्हेनेवर देयर इज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स,
whenever there is work done against conservative force, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ऑब्जेक्ट में। यानी एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे था, उठा के अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने यहां पे रख दिया, तो अब इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कभी भी वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स किया जाता है तो वो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ए पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ए पे है, अगर मैं उसको उठा के डायरेक्टली उठा के बी पे रख दूं, वो उसने पहली केस में ये डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है ना, उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया, दूसरी केस में उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया, तीसरी केस में उसने ऐसे 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 करके डिस्प्लेसमेंट किया, चौथी केस में, इन चारों केस में बेसिकली उसका इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज सेम, ठीक है ना, सारी केसेस में सेम हाइट पे है, ठीक है ना, सारी केसेस में सेम हाइट पे है और सारी केसेस में फाइनल हाइट भी सेम है। हाँ, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, यहां पे भी होती तो भी वही होता, यहां पे भी होती तो भी वही होता, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। सो सारे केसेस में परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज सेम। सो चारों के चारों केसेस में द वर्क डन इज सेम बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इज गोइंग टू बी सेम। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर एक आदमी है, ठीक है ना, वो अगर सपोज पोर्टर है, ठीक है ना, कूली पोर्टर है, उसने उठा के एक ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया, दूसरे कुली ने एक उठा के ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, तीसरे कुली ने एक उठाया ऑब्जेक्ट, वो स्टेयर चढ़ता गया और फिर यहाँ पे रख दिया उसने, और एक कुली ने यहाँ से लेके फेंक दिया, वो यहाँ पे गिर गया सपोज, ठीक है ना। इन चारों केसेस में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेम ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स है ना, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया है वो सेम होता है। सो इसलिए वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं मैं, यानी अब क्या होगा, देखो ठीक से, अब क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट यहां पे है, चलो यहां पे आ गया, ये ए है, ये बी है, टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू W1 सपोज। तो अगर ये यहां से आके यहां पे चला गया, टोटल वर्क डन रिक्वायर्ड सपोज W2, और यहां पे आके यहां पे रह गया, टोटल वर्क डन सपोज W3। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर ये सब कुछ हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर ये सब कुछ हो रहा है, तो W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 होगा। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट देख लो, अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, सपोज ये A है, ये B है, ठीक है ना, तो अगर सपोज ऑब्जेक्ट यहां से निकला, ठीक है, अगर सपोज ऑब्जेक्ट यहां से निकला, यहां पे आया, उसके बाद गोल घूम के वापस यहां पे आ गया, ठीक है ना। सो इन दिस केस ये गोल घूम के यहां पे आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, सो वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो, वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो। सो ये होता है वर्क डन इन द कंजर्वेटिव फोर्सेस, या फिर कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है, इसको कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। दूसरी बात करके देखते हैं कंजर्वेटिव, ठीक है ना, नॉन कंजर्वेटिव के लिए, ठीक है ना, नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या होगा, देखो नॉन कंजर्वेटिव में एकदम सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होता है, इट इज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, ठीक है, एंड इट डज नॉट गेट, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, डिपेंड्स, ओके, डिपेंड्स ऑन पाथ, और दूसरा क्या होता है, नो पोटेंशियल एनर्जी, नो पोटेंशियल एनर्जी। यानी क्या हुआ, अगर मैंने ऑब्जेक्ट सपोज, ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में अगर बात करना शुरू करूं, तो ऑब्जेक्ट यहां से उठा के यहां पे रख दिया मैंने, ठीक है ना, तो वो वापस यहां पे आने की कोशिश करेगा बाय स्पेंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ है तो इसको उठा के यहां से लेके यहां पे रख दिया मैंने, तो सिर्फ यहां से लेके यहां पे खत्म, ठीक है ना, वो वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, यहां से ऊपर जाएगा और वापस भी आने की कोशिश करेगा।
ये यहाँ से लेके यहाँ पे चला जाएगा, खत्म, उसका काम खत्म। यानी इस केस में भी आप देख सकते हो, इस केस में क्या होगा, इस केस में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पे मूव हो गया। जैसे यहाँ पे मूव हो रहा था उसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा था, तब तक फ्रिक्शनल फोर्स लगा। यहाँ पे आने के बाद उसमें ना पोटेंशियल एनर्जी है ना फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, सो एवरीथिंग इज स्पेंट। सो इसे कहा जाता है वर्क डन इन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना, या फिर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के पिक्चर में अगर हम कभी भी वर्क डन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, तो द थिंग इज कि वो जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन, सुनो ठीक से, दैट वर्क डन इज नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो जो वर्क डन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हीट के फॉर्मेट में, ठीक है ना, वो जो एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्मेट में बाहर भी चली जा सकती है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज वर्क डन इन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये बेसिक्स हो गए वर्क डन के। नाउ हम कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वर्क डन पे, सो हमें और थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी अबाउट दिस पार्ट। ओके, थैंक यू।